नमस्कार, एस्ट्रोबोध में आपका स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बोलने से पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेने के लिए, ज़्यादा टाइम आपका ना लेने के बजाय मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम अपनी कुंडली में सबसे ज़्यादा एक्टिव एंड चुनौतीपूर्ण ग्रह कैसे देखेंगे। एक्टिव मतलब जो सक्रिय रहते हैं, चुनौतीपूर्ण मतलब जो चैलेंजिंग होते हैं। तो जो ग्रह कुंडली में अपनी उच्च राशि में होते हैं या अपनी स्वयं की राशि में होते हैं, या कि जो व्यक्ति जो ग्रह केंद्र में होते हैं, जैसे आप सबको पता है कि 1, 4, 7, 10 केंद्र माने जाते हैं, वो ग्रह एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब ये है कि वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर जो ग्रह नीच राशि में होते हैं या अपनी राशि में नहीं होते या शत्रु राशि के साथ होते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि जो सूर्य है वो मेष राशि में उच्च का होता है, मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है, और चंद्रमा जो है वृषभ राशि में होता है, बुध जो है कन्या राशि में होता है, शुक्र मीन राशि में होता है, गुरु कर्क राशि में होता है, शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है। तो इस प्रकार ये जो ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होते हैं और केंद्र में होते हैं तो अपना अच्छा फल देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो ग्रह नीच राशि में होते हैं तो वो अच्छा फल नहीं देते। जैसे सपोज हम सब जानते हैं कि सूर्य नीच राशि में किसका होता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, तो क्या होता है, जब सूर्य नीच का होता है या तुला राशि में होता है तो उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे जैसे चंद्रमा नीच का होता है तो उसमें वो अपना निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, बंदा सैड सा रहता है। और बुध अगर नीच राशि में होता है तो उसके संबंध, अपने रिश्तेदारों से संबंध जो बिगड़े होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है। और गुरु जो अब नीच राशि में हो गया, या तो उसका फल ये होता है कि गुरु अपने पिता तुल्य या पिता से जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता। शुक्र नीच का हो गया तो उसको प्रेम में विफलता मिलती है, या उसको जो भौतिक संबंध है, जो भौतिक जो चीज़ें हैं, जो भौतिक मटेरियल चीज़ें हैं, जो सुख होते हैं वो उसको नहीं मिलते। शनि जो है वो, चूँकि आप सब जानते हैं, वो न्यायाधीश है, न्याय का कारक है। और अगर वही वो नीच का हो गया और वो तो वो क्या होता है, अपने सेवक जो लोग होते हैं उनसे व्यक्ति के संबंध ठीक नहीं होते। आप सब जानते हैं कि शनि नौकरी का कारक है, तो उसको उस व्यक्ति को नौकरी में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर मंगल जो है कमज़ोर होता है, जो निष्क्रिय होता है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति गुस्सा ज़्यादा करता है, और गुस्से में उसको यही नहीं पता चलता कि अच्छा और बुरा क्या क्या है। ये तो हमने सक्रिय ग्रहों की बात की। अब हम चुनौतीपूर्ण ग्रहों की बात करते हैं कि जो ग्रह हमें चुनौतीपूर्ण होता है, जो कि हमारे चुनौतीपूर्ण का मतलब जो हमें संघर्ष देते हैं, जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव लाते हैं। जैसे सपोज आप सब जानते हैं कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है। तो अगर नीच का मंगल लगन में बैठ गया, कर्क राशि में बैठ गया, तो वो अपनी सप्तम दृष्टि 7वें भाव पे डालेगा। क्योंकि हमें जब हम चुनौतीपूर्ण ग्रह को देखते हैं तो हमें उनकी दृष्टियों को भी देखना पड़ता है। तो आप सब जानते हैं कि मंगल को, शनि को और गुरु को स्पेशल दृष्टियाँ मिलती हैं, बाकी सबको सप्तम दृष्टि मिलती है। और हमने बताया कि मंगल अगर कर्क राशि में नीच का हो गया, कर्क राशि में वो नीच का होता है, तो अपनी 7वीं दृष्टि वो सप्तम भाव में पड़ता है। तो इसका मतलब यह है सप्तम भाव उस व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। उसके रिलेशनशिप में, उसके स्पाउस के साथ, उसकी शादीशुदा जीवन में दिक्कतें आएंगी। और राहु केतु तो तुम्हें पता ही है कि वो चुनौतीपूर्ण ही ग्रह हैं। राहु केतु जहाँ भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो फल हैं वो असुरक्षित हो जाते हैं। मतलब उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को फल नहीं मिलते। और दूसरी बात यह है कि फल नहीं मिलते तो व्यक्ति जो जहाँ राहु केतु बैठते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को उससे सेपरेट कर लेता है। मतलब ऐसे जैसे केतु जहाँ बैठता है तो व्यक्ति जो है ना, केतु सेपरेटिज्म का कारक है, तो व्यक्ति अपने आप को सेपरेट कर लेता है, वो किसी के साथ मिल के रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार हमने इन सब चीज़ों की चर्चा की कि जो चुनौतीपूर्ण ग्रह क्या होते हैं और सक्रिय ग्रह क्या होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
आप वेट करिए।